अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। सेक्शन 4C सिर्फ एक लॉ नहीं बल्कि अरबों रुपए का टैक्स मुकदमा। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले खत्म, अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट चलेगा। अगर आप टैक्स ईयर 2022 से 2026 तक की लीगल हिस्ट्री और नए टैक्स स्लैब्स को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें। क्या हुकूमत गुजरे हुए साल पर टैक्स लगा सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने रेट्रोस्पेक्टिविटी और डिस्क्रिमिनेशन के तमाम सवालात का जवाब दे दिया है। सेक्शन 4C की मुकम्मल कहानी, जिसमें एफटीआर इनकम शामिल है या नहीं, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हमें अर्निंग पर्सन्स, जो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C के तहत लगाया गया है। हम ना सिर्फ इस लॉ को समझेंगे बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस मशहूर फैसले सिविल अपील 1243 ऑफ 2020 का भी एनालिसिस करेंगे, जिसने इस टैक्स की पूरी हिस्ट्री बदल दी। इसके साथ साथ हम 2022 से लेकर 2026 तक के तमाम कंपैरेटिव स्लैब रेट्स को भी डिटेल में देखेंगे। हम इस टॉपिक को एक जनरल डिस्कशन या कह लें कि एक डायलॉग और स्टोरी टेलिंग स्टाइल में समझने की कोशिश करते हैं। और तो सुप्रीम कोर्ट के मुकदमात की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, और जब मैं कह रही हूँ लंबी तो मेरा मतलब है वाकई बहुत लंबी। इसमें ऐसे नाम हैं कि लग रहा है जैसे पाकिस्तान की पूरी कॉरपोरेट दुनिया ही हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक टैक्स की तकनीकी तफसीलात को समझने की बात नहीं है। ये उस बात की कहानी है कि जब हुकूमत एक बड़ी मालियाती पॉलिसी लाती है और मुल्क का पूरा कारोबारी तबका मतलब यकजुबान होकर उसे चैलेंज करता है तो होता क्या है। ये जो फहरिस्त है ना, ये मुकदमात की परेड, ये दरअसल एक बहुत बड़ी कानूनी और माशी जंग का सबूत है। आज हम इसी जंग के असबाब और इसके पीछे छुपी हिकमत अमलियों का जायजा लेंगे। चलें फिर इसी मम्मे से शुरू करते हैं। बाकी आईनी अदालत के सामने दायर अपीलों की फहरिस्त, इसे देखकर ही इंसान दंग रह जाता है। इसमें कौन नहीं है? डीजी खान सीमेंट, मैपल लीफ, एंग्रो, एटलिस होंडा, टिपाल चाय, फहरिस्त तो बस चलती ही जाती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग, टेक्सटाइल, शुगर, फर्टिलाइजर कंपनियां, ये तो पाकिस्तान की मईशत की कौन क्या है कि फहरिस्त लग रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। ये एक क्लासिक मिसाल है कि जब कोई पॉलिसी पूरे सनती मंजरनामे पर असरअंदाज होती है तो उसका रद्द-ए-अमल कैसा होता है। और ये सब मुकदमेबाजी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसकी नुमाइंदगी सेक्रेटरी रेवेन्यू कर रहे हैं। तो ये तो साफ है कि मामला टैक्स का है। ये बिल्कुल। जब आप इतने सारे मुख्तलिफ शोबों के बड़े खिलाड़ियों को एक साथ टैक्स हुकाम के खिलाफ देखते हैं तो ये किसी छोटे मोटे इख्तलाफ की बात नहीं होती। ये किसी बुनियादी उसूल पर गहरे इख्तलाफ की निशानदेही करता है। अच्छा, और एक और बात जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि ये मुकदमात मुल्क भर की हाई कोर्ट से आए हैं। सिंध, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये कोई मकामी नहीं बल्कि एक कौमी मसला था जिस पर मुल्क भर की कारोबारी बिरादरी को तशवीश थी। तो ये तमाम बड़ी कंपनियां एक ही कश्ती में सवार हैं। अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन सा तूफान था जिसने इन सबको इकट्ठा कर दिया? ये है क्या भला, ये सुपर टैक्स? सुपर टैक्स, जिसे कानूनी तौर पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 4C के तहत 2022 में मुतारिफ कराया गया। बुनियादी तौर पर यह ज्यादा आमदनी वाले अफराद और कंपनियों पर एक इजाफी टैक्स है। ख्याल ये था कि जो इदारे मुआशियत से सबसे ज्यादा कमा रहे हैं उन्हें मुल्क की भलाई के लिए थोड़ा इजाफी हिस्सा डालना चाहिए। ठीक है। इस टैक्स के लिए आमदनी की तारीफ भी बहुत वसी रखी गई थी ताकि कोई चीज़ बच ना सके। लेकिन असल कहानी इसकी शरहों के डिज़ाइन में छुपी है, ख़ास तौर पर इसके पहले साल में। अच्छा, यहाँ से मामला वाकई दिलचस्प होना शुरू होता है। दस्तावेज के मुताबिक टैक्स साल 2022 के लिए एक उमूमी ढांचा था जिसमें आमदनी के लिहाज से 1% से 4% तक की शरहें थीं। ये तो सीधी सी बात लगती है, लेकिन फिर इसमें एक ऐसी शक थी जिसने सारा खेल ही बदल दिया। जी हाँ, और वो शक ये थी कि 15 मखसूस सनतों के लिए अगर उनकी आमदनी 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो तो उन पर 4% की बजाय सीधा 10% का फ्लैट टैक्स लगेगा। यही वो नुक्ता था जिसने पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में आग लगा दी। एक मिनट, 15 मखसूस सनतें वो कौन सी थीं? और ये फहरिस्त थी, आप कह सकते हैं, तनाज़े की जड़ है। इसमें शामिल थी एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल्स,
सीमेंट, केमिकल्स, सिगरेट और तंबाकू, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, एलएनजी टर्मिनल्स, ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल्स, शुगर और टेक्सटाइल्स। यानी पाकिस्तान की मईशत के वो तमाम सतून जो सबसे ज्यादा नुमायां हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आईटी सेक्टर की कोई कंपनी जो इस फहरिस्त में नहीं है 35 करोड़ रुपए कमाती तो वो सुपर टैक्स के तौर पर 4% अदा करती। लेकिन अगर कोई सीमेंट कंपनी इतनी ही रकम यानी 35 करोड़ रुपए कमाती तो उसे 10% देना पड़ता। ये तो सुनने में ही बिल्कुल गलत और गैर मुनसफाना लग रहा है। बिल्कुल, और यही वो कानूनी दलील थी जिसकी बुनियाद पर इन तमाम कंपनियों ने अदालतों का रुख किया। दूसरी दस्तावेज में भी ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि इस कानून को हाई कोर्ट्स में इम्तियाजी या डिस्क्रिमिनेटरी होने की बुनियाद पर चैलेंज किया गया। अच्छा, तो दलील सादा थी। जी, दलील बहुत सादा थी। एक ही जितनी आमदनी पर एक किस्म की कंपनी से दूसरी के मुकाबले में 2.5 गुना ज्यादा टैक्स क्यों वसूल किया जाए? ये आइन में दिए गए मसावात के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी है। यही वो बुनियादी कानूनी सवाल था जिसने पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों को हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद कर दिया। लेकिन हुकूमत के नुक्ता नज़र से देखें तो उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्या उनके पास कोई मंतिक थी? मुल्क को पैसों की जरूरत तो थी ही। ये एक बहुत अहम सवाल है। देखें, अगर हम हुकूमत की सोच को समझने की कोशिश करें तो शायद उनका ख्याल ये था कि ये वो शोबे हैं जो माशी सुस्तरवी के बावजूद बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे। ये मईशत के मुनज़्ज़म और बड़े शोबे हैं जहाँ से टैक्स वसूल करना निस्बतन आसान होता है। तो क्या ये सिर्फ एक आसान हदफ थे? हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इनके पास डेटा हो जिससे ये जाहिर होता हो कि इन शोबों के मुनाफे के मार्जिन दूसरे शोबों से ज़्यादा हैं। लेकिन इरादा चाहे कुछ भी हो, कानून साजी के अमल में उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसने कानूनी तौर पर इम्तियाजी सुलूक का दरवाज़ा खोल दिया। उन्होंने कंपनियों को आमदनी की मिकदार की बुनियाद पर नहीं, बल्कि कारोबार की किस्म की बुनियाद पर अलग-अलग खानों में बांट दिया। बिल्कुल, और कानून में यही चीज़ सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुई। एक सीमेंट कंपनी 50 करोड़ रुपए कमाती तो उस पर 10% के हिसाब से 5 करोड़ का सुपर टैक्स लगता, जबकि एक सॉफ्टवेयर हाउस जो उतने ही 50 करोड़ कमा रहा है वो 4% के हिसाब से सिर्फ 2 करोड़ रुपए देता। ये तो 3 करोड़ रुपए का सीधा फर्क है। अब मुझे समझ आया कि इतना बड़ा रद्द-ए-अमल क्यों आया। तो फिर हुआ क्या? क्या कंपनियां जीत गईं? जब मुल्क भर की हाई कोर्ट्स में हुकूमत को एक ही जैसी दलील का सामना करना पड़ा तो पॉलिसी साजों को अंदाजा हो गया कि उनका कानूनी मौक़िफ़ कमज़ोर है। उन्हें शायद यह खदशा हुआ कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में हतमी तौर पर तय हुआ तो वो केस हार सकते हैं। इसलिए उन्होंने अदालत में जंग जीतने के बजाय कानूनी बदल दिया। 2023 के फाइनेंस एक्ट में उन्होंने एक बहुत बड़ी तब्दीली की। क्या तब्दीली की उन्होंने? उन्होंने वो 15 मखसूस शोबों की फहरिस्त ही ख़त्म कर दी। इम्तियाजी सलूक की जो बुनियादी दलील थी उन्होंने उसकी जड़ ही काट दी। 2024 के बाद इसमें एक और तब्दीली आई। अब ये एक ज़्यादा बतदरीज या प्रोग्रेसिव निज़ाम बन गया है जिसमें मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, 1%, 2.5%, 4% और इस तरह बतदरीज बढ़ते हुए 10% तक। इस तीसरी तब्दीली की क्या वजह थी? यहाँ जो चीज़ दिलचस्प है वो हिकमत अमली में मज़ीद नफासत है। 2023 के कानून ने इम्तियाजी सलूक का मसला तो हल कर दिया था, लेकिन इसमें एक और मसला था। वो ये कि 49 करोड़ कमाने वाले पर एक शरह थी और जैसे ही आप 50 करोड़ कमाते आप पर सीधी 10% की शरह लग जाती। ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। हाँ, ये तो है। इस तरह के टैक्स डिज़ाइन को क्लिफ इफेक्ट कहते हैं, जहां 1 रुपए के फ़र्क से आपकी टैक्स की जिम्मेदारी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाता है। ये भी कानूनी तौर पर मनमानी या आर्बिट्रेरी होने के इल्ज़ाम की जद में आ सकता था। ओह, तो नया ज़्यादा बतदरीज ढांचा इस क्लिफ इफेक्ट से बचने के लिए बनाया गया है। ये ज़्यादा मुनसिफाना लगता है क्योंकि टैक्स की शरह आमदनी के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, अचानक छलांग नहीं लगाती। तो कहानी कुछ यूं है कि 2022 में हुकूमत ने ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर एक सुपर टैक्स मुतारिफ कराया, लेकिन उन्होंने एक गलती की। उन्होंने ये टैक्स सब पर यकसां तौर पर लागू करने के बजाय 15 मखसूस सनतों को निशाना बनाया और उन पर बहुत ज़्यादा शरह से टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी कंपनियों ने इसे अदालतों में चैलेंज कर दिया। बिल्कुल, इसे इम्तियाजी करार देकर चैलेंज किया।
مقدمات ہیں، ان میں سے بہت سے 2022 کے ٹیکس سال سے متعلق ہیں۔ قانون تو اب بدل چکا ہے، لیکن اس پہلے متنازع سال یعنی 2022 کے واجب الادا ٹیکس پر قانونی جنگ شاید آج بھی جاری ہو۔ تو سوال یہ ہے، کیا حکومت ماضی میں جا کر یعنی ریٹروسپیکٹیولی ایک ایسے قانون کو ٹھیک کر سکتی ہے جسے شروع سے ہی ناقص قرار دے کر چیلنج کیا گیا تھا؟ کیا وہ کہہ سکتی ہے کہ 2022 کے ٹیکس کو بھی نئے قانون کے مطابق سمجھا جائے؟ یہ بہت ہی پیچیدہ قانونی نقطہ ہے۔ عام طور پر عدالتیں ماضی سے اطلاق ہونے والی ٹیکس قانون سازی کو پسند نہیں کرتی، خصوصاً اگر اس سے ٹیکس دہندہ پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہو۔ لیکن اس کیس میں صورتحال الٹی ہو سکتی ہے، جہاں حکومت ماضی کے قانون کو کم سخت بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن کمپنیاں تو یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ 2022 کا قانون اپنی اصل شکل میں ہی غیر آئینی تھا۔ بالکل، وہ یہ دلیل دے سکتی ہیں کہ وہ قانون اپنی اصل شکل میں ہی غیر آئینی اور امتیازی تھا، اس لیے اسے مکمل طور پر کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، نہ کہ اس میں بعد میں کوئی ترمیم کی جائے۔ تو حتمی سوال یہ رہ جاتا ہے، کیا عدالتیں اس ابتدائی ناقص قانون کی بنیاد پر اس ایک سال کے لیے کمپنیوں کے حق میں فیصلہ دیں گی، جس سے حکومت کو ممکنہ طور پر اربوں روپے کے راجسو کا نقصان ہو سکتا ہے، یا وہ حکومت کی بعد کی اصلاحات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی درمیانی راہ نکالیں گی؟ اس قانونی جنگ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ سمری یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے سول اپیل 1243 آف 2020 میں سیکشن 4C کو مکمل کانسٹیٹیوشنل قرار دیا ہے۔ یہ ٹیکس ایئر 2022 سے ریٹروسپیکٹیولی اپلائی ہوتا ہے۔ 10% سپر ٹیکس اسپیسیفائڈ سیکٹرز پر ویلڈ ہے اور انکم کی ڈیفینیشن FTR شامل کر کے بھی درست ہے۔ تمام مخالف ہائی کورٹ ججمنٹس اب ختم ہو چکے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی سیکشن 4C اور سپریم کورٹ